हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि चैप्टर 1 आपका यहाँ पर चल रहा था, द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। ठोस अवस्था में आपने सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है। उसके बाद पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। तो 3 मुख्य भौतिक अवस्थाओं में हम पदार्थ को देखते हैं, जिसमें से हम ठोस अवस्था को लेकर चल रहे थे। ठोसों को वर्गीकृत किया था उनमें उपस्थित कणों की व्यवस्था के आधार पर। फिर आपने बोला था एक आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ रहे थे और उसका हमने वर्गीकरण किया था। इसके बाद बात आई थी क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस है तो कोई ना कोई क्रिस्टल होगा। उस क्रिस्टल में क्या क्या पाया जा रहा है, तो क्रिस्टल जालक की बात हुई थी, एकक कोशिका के प्रकारों की बात हुई थी, जिसमें से आपने एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसे आप कहते हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात आप लोगों ने करी थी यहाँ पर। इनमें हमने सब कुछ पढ़ा था, तीनों में अलग अलग अंतर स्थापित किए थे कि किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। ईसीसी की बात भी यहाँ पर की थी। साथ ही में यहाँ पर हमने कणों के कितने कण वहां पर पाए जाएंगे, संख्या कितनी है कणों की, जब आप एक एकक कोशिका की बात कर रहे हो तो वहां पर हमने सिंपल टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कणों की संख्या की गिनती की थी। आगे हम बीसीसी और एफसीसी की बात करेंगे, साथ ही निविड़ संकुलन की बात आज के इस सेशन में करेंगे। ओके, आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप पूछ लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर ठोस अवस्था में आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा, फिर ठोस के बारे में पढ़ा कि ठोस क्या होते हैं, आकार आयतन जिसका निश्चित है, संपीड़ित जिसको नहीं किया जा सकता, दृढ़ता जिसमें है, अपने आकार को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, वो आपके सारे ठोस होते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने टेबल है, चेयर है, ये सारे ठोस है। ठोस दो प्रकार के होंगे, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन हमने पढ़ा था, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों में आपने कहा कि जब भी एक व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है, कण एक रूप में व्यवस्थित है, एक क्रम में व्यवस्थित है, तो उनको क्रिस्टलीय ठोस कहा जाएगा। और अगर वहां पर कोई क्रम, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस आपके कहलाएंगे। क्लासिफिकेशन देखा था क्रिस्टलीय सॉलिड्स का, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी आणविक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड सहसंयोजी ठोस। इसके अलावा मेटेलिक सॉलिड की बात हुई थी, यानी धात्विक ठोसों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा था कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल जालक जिसे आप कहते हैं, या त्रिविम जालक भी जिसे कहा जाता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है, अवयवी कण की जब भी बात होगी तो आप परमाणु, अणु या आयन की बात करें, डिपेंड करता है किस प्रकार का क्रिस्टल है, कि एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है, और इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, आपका क्रिस्टल जालक कहते हैं। और ये क्रिस्टल जालक क्रिस्टल इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिनको आप क्या कहते हो, यूनिट सेल कहते हो। सो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, यानी जिसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे आप कहते हो एक दीवार है, सपोज वो पूरा क्रिस्टल जालक है, तो उसमें ईंटों की पुनरावृत्ति हो रही, तो वो ईंट यहाँ पर क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई, यानी एकक कोशिका जिसे आप कहते हैं, या फिर इकाई सेल भी इसको कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की आपने मुख्य रूप से यहाँ पर देखी थी। वैसे आप इनको 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक आपका सिंपल टाइप का आता है, दूसरा आपका क्या आता है, केंद्रीय। ठीक है, तो केंद्रीय के फिर आप 3 प्रकार पढ़ते हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप एससीसी या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कह रहे हैं। इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये दोनों आपके सेंटर्ड यूनिट सेल में आते हैं। आद्य या सरलभूत मूलभूत एकक कोशिका, इसके अलावा अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, और एक आपका आता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस प्रकार थी, जहां पर आपने बोला कि सारे जो जालक बिंदु होंगे वो केवल एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित होंगे। तो टोटल 8 कोण है, तो 8 जालक बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। और एक कोई भी जो जालक बिंदु है वो उसके निकटवर्ती एकक कोशिकाओं में क्या हो रहा होता है, बट रहा होता है उसका हिस्सा, तो आप उसको 1/8 मानते हो। समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये एकक कोशिका है, अगर कोई इसमें एक जालक बिंदु है, तो ये जालक बिंदु इस एकक कोशिका में तो आ ही रहा है, इसके साथ एक और एकक कोशिका यहाँ होगी, एक और यहाँ होगी, एक यहाँ, 4 यहाँ होगी, 4 इसके ठीक ऊपर होंगे। तो इस प्रकार से एक जालक बिंदु आपका 8 इकाई सेल्स में या एकक कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है। तो जब आप एक इकाई सेल का
पूरा मानते हैं कि कितना योगदान होगा एकक कोशिका में, तो 1/8 आप मानते हैं, यहाँ पे बताया भी गया है 1/8 एटम एक्चुअली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। ओके, ये हमने देखा भी है। यहाँ पर इस वाले में आप अच्छे से समझ सकते हैं, एक एकक कोशिका का सिर्फ इतना सा पोर्शन एक एकक कोशिका में आ रहा है एक जालक बिंदु का, ठीक है। बाकी का पोर्शन होता कैसे, एक गोले के समान है जालक बिंदु, ठीक है। इसके 8 पार्ट मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये सारे 8 पार्ट कहाँ जा रहे हैं, 8 अलग अलग एकक कोशिकाओं में जा रहे हैं। इस प्रकार से हमने इसे समझा था। आद्य या सरल मूलभूत एकक कोशिका इसे कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड में आप क्या कहते हैं कि मैम 8 कोने तो हैं ही क्यूबिक यूनिट सेल के, तो 8 कोनों में तो आपको मिलेंगे ही जालक बिंदु। इसके अतिरिक्त आपको एक सेंटर में जो ये पिंक कलर का मिल रहा है, तो एकक कोशिका के केंद्र में भी आपको एक जालक बिंदु देखने को मिलेगा। तो इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि 8 कोनों पर, यहाँ पर भी तीनों एकक कोशिकाओं में कोनों में आपको अवश्य ही जालक बिंदु देखने को मिलेंगे। उसके अतिरिक्त फेस सेंटर्ड में आप क्या कहते हो, 6 जो फलक हैं घन के, उन फलकों के केंद्र पर, समझ रहे हैं, जैसे आपके आसपास कोई चौक का डब्बा होगा, उसके 6 फलक होंगे, उन फलकों के, ये एक फलक हो गया आपका, इस एक फलक के ये सेंटर में एक जालक बिंदु है, एक फलक आपका ये सामने वाला हो गया, इसके बीच केंद्र में जालक बिंदु है, एक फलक आपका ये हो गया, इसके केंद्र में जालक बिंदु है, एक आपका ये पीछे वाला फलक हो गया, इसके भी केंद्र में जालक बिंदु है, एक आपका ये साइड लेफ्ट वाला हो गया, इसके केंद्र में जालक बिंदु है, ये सबसे ऊपर वाला हो गया, इसके भी केंद्र में एक जालक बिंदु है, ठीक है। तो इस प्रकार 6 फलक के 6 केंद्र में 6 जालक बिंदु, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एफसीसी होता है। इसके बाद हमने अंत्य केंद्रित की बात की थी। अंत्य केंद्रित क्या कहता है कि कोनों के अतिरिक्त कोई भी 2 विपरीत जो फलक होंगे उनके केंद्र पर जालक बिंदु पाया जाएगा, ठीक है। एफसीसी में आपने बोला कि 6 के 6 फलकों के केंद्र पर होगा, लेकिन ईसीसी या अंत्य केंद्रित जिसे कहा जाता है, उसके 8 कोनों पर तो होगा। जैसे आपको यहाँ पर ब्लू कलर के दिख रहे हैं, 8 कोने में आपको जालक बिंदु दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 कोनों पर जालक बिंदु है। इसके अतिरिक्त 2 ऑपोजिट, एक के ऊपर वाले में है और एक के सबसे नीचे, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है आपके फलक, उन दोनों के केंद्र में एक एक जालक बिंदु पाए जाएंगे। जैसे हमने इसमें बात की तो ये ठीक पीछे वाला फलक है, ये सामने वाला फ्रंट में जो फेस है उसमें, और इसमें बात की यहाँ लेफ्ट और राइट में आपके जालक बिंदु हैं। तो किन्हीं भी 2 जो विपरीत फलक होंगे उनके केंद्र पर जालक बिंदु है, उनकी अतिरिक्त सारे कोनों पर जालक बिंदु है, तो इसको केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने क्रिस्टल तंत्रों की बात की थी कुछ, जहां पर हमने उनके उदाहरण भी देखे थे। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में आपने काउंट किया था कि किस प्रकार से आप एकक कोशिकाओं को की गणना करते हैं, कहीं पर वो हमने यहाँ पर सीखा था। तो एससीसी भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एससीसी, यानी कि आपका सरल घनीय एकक कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, एससीसी में, एससीसी है ये, ठीक है। इसमें कई सारे क्या है आपके एकक कोशिकाएं हैं, जो ये दिख रहा है आपको, इसमें कई एकक कोशिकाएं, 8 कोने होंगे। एक यूनिट की बात कर रहे हो जब आप, एक यूनिट सेल की, 8 कोनों पर कणों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या कहते हैं टोटल कणों की संख्या कितनी है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक कण का कितना योगदान है, ठीक है, एक कण का योगदान। तो जब आप एक यूनिट सेल की बात कर रहे हो तो इस प्रकार से एक घन है आपका, सिंपल की बात कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने 8 कण होंगे, ठीक है। तो कणों की संख्या कितनी हो गई, 8 गुणा एक कण का योगदान, मैंने आपको बताया था एक कण का योगदान कितना है। ये जो एक कण है ये यहाँ पर 8 एकक कोशिकाओं के बीच में विभाजित हो रहा है। तो जब 8 एकक कोशिकाओं के बीच में विभाजित हो रहा है तो आप इसका एक एकक कोशिका में योगदान पूछते हैं तो वो 1/8 हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो एक एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी है, एक ही होगी,
ठीक है, यानी एक एकक कोशिका में एक कण पाया जा रहा है। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार देखा था। दूसरा था आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इस प्रकार से बनती है। देखिए, ये आपके एक यूनिट सेल में जालक बिंदु हैं, इनका हमने सेंटर मान लिया और सेंटर से हमने क्या किया है, देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो वो कणों की स्थिति है उससे कितने हमें कण प्राप्त होंगे एक यूनिट सेल में। ठीक है, एससीसी में। तो आपको दिख रहा है लास्ट में 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, यानी कि एक ही पार्टिकल आपको मिल रहा है, एक ही कण आपको देखने को मिल रहा है एक यूनिट सेल में एससीसी में। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, यानी कि अंतः केंद्रित काय वे आप लिखते हैं एकक कोशिका। तो बीसीसी में आपने क्या कहा था बच्चे, बीसीसी में आप कहते हैं कि कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर आपको कण मिल रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक कण आपको सेंटर में भी मिल रहा है। ठीक है, तो 8 कोनों की बात करेंगे, तो सबसे पहले कोनों की बात करते हैं। ठीक है, कोनों पर कणों की संख्या, यहां पर आप लिख लेंगे पहले बीसीसी में कुल कणों की संख्या बराबर। ठीक है, तो बीसीसी में क्या है, एक तो 8 कोनों पर है, इसके अतिरिक्त आपके सेंटर पर है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे कोनों पर कणों की संख्या, जो कि किसमें, एससी में है, एससीसी में है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, एक कोने पर कितना योगदान है, या एक कण का योगदान कितना है, तो एक कण का योगदान, इसमें आप क्या प्लस करेंगे, बीसीसी के बारे में। बीसीसी का मेन क्या है कि सेंटर में भी एक जालक बिंदु होगा, तो उसका योगदान कितना है। तो आप क्या बताएंगे, पहले केंद्र पर कणों की संख्या गुणा किसका, कण का योगदान, उस केंद्र वाले कण का योगदान। चलिए, तो कोनों पर कणों की संख्या कितनी है, 8 है, एक कण का योगदान कितना है कोने पर, 1/8 है, प्लस केंद्र पर कोणों आपके कणों की संख्या कितनी है, एक ही कण है केंद्र पर, तो वो 1 आप कर लेंगे, इनटू केंद्र के कण का योगदान। तो किसी एकक कोशिका के अंदर कोई कण है तो वो सिर्फ उसी एकक कोशिका के लिए है। ठीक है, उसका जो योगदान होगा उस कण का, वो किसी दूसरी एकक कोशिका के लिए नहीं हो सकता है। हमने क्या बोला, कोने वाले क्या हो रहे हैं, इधर से दूसरी एकक कोशिका मिल रही है, इधर से तीसरी मिल रही है, इधर से आपकी चौथी मिलेगी, फिर ऊपर भी इस प्रकार से 4 एकक कोशिकाएं होंगी, तब उसका विभाजन हो रहा है। लेकिन अगर आप चौक के डब्बे के अंदर आपकी बात कर रहे हो कि वहां पर एकक कोशिका है, तो वो सिर्फ उस चौक के डिब्बे के लिए ही उसका योगदान होगा, यानी कि सिर्फ उसी एकक कोशिका के लिए योगदान है। तो उसका एक योगदान कितना हो गया, 1, यानी पूर्ण रूप से उसी का योगदान है। तो इस प्रकार से इसको आपने पहले एससीसी में सॉल्व किया था, तो 1 + 1 कितना योगदान, कितने कणों की संख्या आ जाएगी, 2, यानी बीसीसी में कुल कणों की संख्या कितनी है बच्चे, 2 है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसे, फिर हम एफसीसी पे आएंगे। चलिए एफसीसी की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपने क्या बोला, जो भी आपके जितने भी आपके जालक बिंदु हैं वो कोनों पर हैं, और कोनों के अतिरिक्त कहाँ है, जितने भी आपके फलक हैं उन पर भी हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से, जब भी आप एक यूनिट सेल की बात करते हो
तो एक यूनिट सेल में कोनों पर हैं आपके एफसीसी में जालक बिंदु, और इसके अलावा कहाँ है आपके फेस के सेंटर्ड पर 6 बिंदु ये हैं। ठीक है, ठीक है। और आप क्या बोलते हो, एक फलक पर जो एक जालक बिंदु है वो दो फलकों के बीच में शेयर हो रहा होता है, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर दूसरे चित्र में दिखाया गया है, अगर एक फलक पे ये जालक बिंदु है तो ये इस वाले यूनिट सेल के लिए भी है और इस वाले, यानी इसका कितना योगदान हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा योगदान। बताइए, 1/2 योगदान हो जाएगा इसका। हाँ जी, हो जाएगा। चलिए, तो लिखेंगे एफसीसी यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका, और फलक केंद्रित एकक कोशिका में आपने क्या देखना है, एफसीसी में कुल कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कोनों पर संख्या गुणा एक कण का योगदान ठीक है। और इसमें आप क्या ऐड करेंगे, फलक पर कणों की संख्या, दोनों की बात होगी ना, एससीसी के अकॉर्डिंग भी इसमें कण है क्योंकि कोनों पर भी है, और कोनों के अतिरिक्त कहाँ है, फलक पर। पहले हमने कोनों की बात की कि कोनों पर कणों की कितनी संख्या होगी, इसके अलावा उन कोनों पर एक कण का योगदान कितना होगा, फिर उसमें क्या ऐड करेंगे कि फलक पर आपके कणों की संख्या क्या है, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक कण का फलक का जो एक कण है उसका कितना योगदान है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए, तो कोनों पर कणों की संख्या आपको पता है 8 होती है। ठीक है, कण का योगदान कितना है, 1/8 है। इसमें क्या प्लस करना है, फलक पर कणों की संख्या कितनी है, 6। 6 फलक हैं तो 6 फलक के 6 केंद्र, और 6 केंद्र पर एक एक आपके जालक बिंदु, गुणा कण का योगदान कितना है, मैंने आपको बताया जब एक कण है तो ये दो फलकों के बीच में क्या हो रहा है, बट रहा है, या इसका योगदान दोनों में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 1/2 हो जाएगा योगदान। सो 1/2 यहाँ आ गया आपका। तो इस एससीसी की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है 1, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो एफसीसी में टोटल जो कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चे, 4 हो जाएगी। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो इसी प्रकार आप ईसीसी में यानी अंत्य केंद्रित फलक कोशिका में भी आप कणों की संख्या की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे करेंगे, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, ईसीसी भी जिसे आप कहें। तो अंत्य केंद्रित आपने बोला जहां पर आपने बोला मैम एक यूनिट सेल होगी, एकक कोशिका होगी, इस एकक कोशिका में 8 जालक बिंदु 8 कोनों पर, इसके अतिरिक्त कोई भी दो विपरीत फलक होंगे। मैं एक ऊपर वाला फलक ले लेती हूँ, जैसे आपने नोटबुक रखी होगी सामने, एक उसका ऊपर का पृष्ठ होगा जो फ्रंट का होता है, एक उसका लास्ट का जो पृष्ठ होगा। ठीक है, तो एक सबसे ऊपर वाला, एक सबसे नीचे वाला। ठीक है, ये इन दोनों में जालक बिंदु पाए जाएंगे, इन दोनों में आपके जालक बिंदु पाए जाएंगे, और इनका योगदान, ये क्या कह रहे हैं, ईसीसी में कणों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। ईसीसी में कणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पहले क्या है, 8 कोने, 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु। ठीक है, तो आप बोलोगे कोनों पर कणों की संख्या, जो हमने पहले किया,
उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो कण का, एक कण का योगदान है उससे। यानी सिंपल सी बात है, जो आपने एससी में कण की संख्या को काउंट किया है या कैलकुलेट किया है उसको आप यहाँ पे लिखने वाले हो, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे, प्लस फलक, फलक पर है बाकी, फलक पर कणों की संख्या जो ब्लू कलर में है, गुणा कण का योगदान। उस फलक वाले कण का योगदान कितना है, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले वाले में आपने क्या पढ़ा था कि फलक पर कणों का, कण जो है उसका योगदान कितना होता है, 1/2, हाफ होता है। क्यों, क्योंकि ये जो जालक बिंदु है यहाँ पर, ये इस वाले फलक के लिए तो है ही, ठीक इसके ऊपर एक और एकक कोशिका होगी जिसके लिए ये शेयर हो रहा होगा, समझ रहे हैं। सेम इसका भी यही होगा। ओके तो इस प्रकार से आप क्या बोलते हैं, कोनों पर कणों की संख्या 8 हो गई, एक कण का योगदान आपने बोला 1/8 है, ठीक है, प्लस फलक पर कणों की संख्या कितनी है, ब्लू वाले 2 ही है तो 2 हो जाएगी, और कण का योगदान कितना है, 1/2 है। तो अंत्य केंद्रित में भी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएंगे परमाणु, ठीक है। चलिए क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या इसको क्या कहा जाता है, निविड संकुलित संरचनाएं। निविड संकुलन है क्या, क्लोज पैकिंग क्या है। जब आपने ठोस को पढ़ना स्टार्ट किया था, 9th से आप पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। 9th में आप कहते हैं पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था की बात आप करते हैं, जैसे आपके सामने टेबल पड़ी हुई है, ये ठोस अवस्था में है। तो आप कहते हो यहाँ पर जो कण होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी बहुत पास पास हैं, इसीलिए आपने टेबल पे बैग रखा हुआ है तो वो वहां पर है। जब तक आप बहुत सारा प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे या फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक आप मेज की सतह से अपना हाथ आर पार नहीं कर सकते। जबकि आप, हवा भी आपका एक पदार्थ है, लेकिन उसमें हाथ आप इजीली मूव कर लेते हो। कैसे, क्योंकि हवा में क्या हो रहा है, कण बहुत दूर दूर है, इस प्रकार से, तो बीच से आप अपना हाथ आर पार कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जब आप टेबल की बात कर रहे हो तो कण कैसे हैं, एकदम क्लोजली सटे हुए, यानी जगह बहुत कम है, और आकर्षण का बल बहुत प्रबल है। इस वजह से क्या हो रहा है कि उस आकर्षण बल के विपरीत हम बल नहीं लगा पा रहे हैं, और दूसरा स्थान कम है, इस वजह से आपका हाथ आर पार भी नहीं जा रहा है। किसमें, मेज की बात जब आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि हम ठोस अवस्था का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और ये किस किस तरह से मिलते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर कि मिनिमम, यानी कि कम से कम, बहुत कम स्थान होता है। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो निविड संकुलित होते हैं। निविड संकुलित क्या क्या अर्थ है, यानी कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से कण एकदम से सटे हुए होते हैं, और उनके मध्य में न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, यानी कम से कम खाली जगह वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और आप एक अवयवी कण को तब से क्या मानते आ रहे हो, बताओ, मैंने आपको कहाँ समझाया था, कहाँ पर समझाया था, बताओ, यहाँ देखो, इसमें देखिए, आपने एक जालक बिंदु को या एक जिस अवयवी कण की बात आप कर रहे हो उसको क्या माना था, अभी देखना, जब ये पूरा घूम के अभी बनेगा तो एक गोला, यानी कि एक स्फेयर बनता है। तो एक जालक बिंदु क्या है आपका, ये देखिए, एक स्फेयर बन गया, यानी कि गोला, जैसे कि आपकी बॉल होती है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो एक गोले के समान है। तो निविड संकुलन में आप क्या कह रहे हैं कि वो जो गोले हैं ना, जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, ये इस प्रकार से अरेंज है कि इनके बीच में जो जगह है वो बहुत कम है, ठीक है। इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड लीविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, नोट करेंगे, ठोसों में अवयवी कण निविड संकुलित होते हैं तथा इनके मध्य मतलब ये जो दो कण 1 और 2, अगर मैं इसे नाम दूं, एक ये 1 है और दूसरा कोई कण है 2, तो इन दोनों के बीच में बहुत कम स्थान है, ठीक है। इनके मध्य
न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। क्लियर? यही आपका क्या है, निविड़ संकुलन है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एकक कोशिकाओं के प्रकारों में आपका एससीसी को तो आपने पहले पढ़ लिया था कि टोटल कितने पार्टिकल्स वहां पर होंगे, यानी कणों की संख्या कितनी है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। साथ ही आज हमने बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी में कणों की संख्या की गणना की। साथ ही हमने निविड़ संकुलन को समझा कि निविड़ संकुलन क्या है। आने वाले सेशन में हम लोग एक वीमा में, द्विवीमा, दो वीमाओं में और तीन वीमाओं में निविड़ संकुलन को समझेंगे कि कैसे होता है। तब तक के लिए आपको चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। कोई भी डाउट होगा, आपका क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।